कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक पितान के पाठ सिल्वर वेडिंग कहानी के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। इस कहानी के कहानीकार मनोहर श्याम जोशी हैं और इस कहानी के माध्यम से आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज में जहां नई और पुरानी पीढ़ी में द्वंद्व है, कहानीकार ने प्रस्तुति में कुछ व्यंग्य प्रस्तुत किया है तथा सुनने वाले श्रोता इसे सुनकर दंग रह जाते हैं। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर पंत हैं, जो हुआ होगा द्वारा यथार्थ की स्वीकृति करते हैं, तो दूसरी ओर असामान्य व्यवहार तथा घटनाओं को समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हैं। यशोधर बाबू अपनी मां की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा में अपनी विधवा बुआ के पास आ जाते हैं और यहाँ पर मैट्रिक्स की पढ़ाई करते हैं। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद ये दिल्ली आते हैं। यहाँ पर कृष्णानंद पांडे उर्फ किशन दास से इनकी मुलाकात होती है और इनके सानिध्य में ये रहते हैं और इनसे प्रभावित होते हैं। किशन दा कुंवारे थे तथा पहाड़ी से आए युवकों की दिल्ली में स्थापित होने में वो सहायता करते थे। उनके कमरे में मेस जैसी सुविधाएं होती थी, मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। शुरुआत में यहाँ यशोधर पंत को मेस के रसोइये के रूप में रखा गया। बाद में किशनदा ने अपने नीचे नौकरी दिलवाकर इनके दफ्तरी जीवन की शुरुआत की। शादी होने पर यशोधर बाबू को गांव में ताऊ तथा उनके 2 बेटों के साथ रहना पड़ा। पत्नी को जिठानियों की सुननी पड़ती थी। बाद में अपने परिवार को दिल्ली में सरकारी क्वार्टर में लेकर आ गए। अब परिवार में उनके 2 पुत्र तथा 1 पुत्री है। बड़ा पुत्र भूषण विज्ञापन संस्था में नौकरी करता है और उसे 1500 रुपए की तनख्वाह अथवा पगार मिलती है। छोटा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है तथा उसे एलाइड की सर्विस मिलने पर भी वैसे लेता नहीं है। बेटी अमेरिका में जाकर एमबीबीएस करना चाहती है। यशोधर पंत चाहते हैं कि रिटायर होने से पहले उनका कोई बेटा सरकारी नौकर बन जाए तो उन्हें सरकारी क्वार्टर छोड़ना ना पड़े और वापस वे इसी में रह जाए। अन्यथा उन्हें रिटायर होने के बाद गांव जाकर रहना पड़ेगा और वहां पर भी रहना सरल नहीं है, क्योंकि वहां उन्हें पुश्तैनी घर के टूटे फूटे बाग की मरम्मत करानी होगी और बंटवारे के झगड़े में अलग से पड़ना होगा। यही कारण है कि घर वाले भी उनके अपने घर को न लेने की बात पर उनकी उपेक्षा करते हैं और परिवार वालों का मानना है कि यदि उन्होंने पहले डीडीए का कोई फ्लैट ले लिया होता तो इस प्रकार की समस्या का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता। परंतु वे किशनदा की उक्ति को अपने दिमाग में लाकर आत्मसंतुष्टि करते हैं कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं, अर्थात मकान का निर्माण करने वाला व्यक्ति केवल संघर्ष का ही सामना करता है और आने वाली पीढ़ियां जो है उसमें मौज अथवा सुख की अनुभूति करती है। यशोधर बाबू का ये रोज दफ्तर जाना और वापस आते समय बिड़ला मंदिर में रुकना, वहां पर प्रवचन सुनना और पहाड़गंज से सब्जी लेकर वापस आते आते उनके 8 बज जाते थे। वे किशनदास से प्रभावित थे, इसके कारण अधिक कर्मकांडी थे तथा परंपरा पर चलने वाले व्यक्ति थे। जबकि उनकी पत्नी बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, बाहर का दाल भात खाना और ऊंची हील का सैंडल पहनती थी, जिसके कारण वह अपनी पत्नी को साइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने विद्रोह को एक मजाक का रूप दे देते थे। एक दिन सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत अर्थात यशोधर बाबू के साथ उनके असिस्टेंट चड्डा मजाक करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अपनी पुरानी घड़ी के स्थान पर जापानी घड़ी का प्रयोग करें। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी की तारीख 6 फरवरी 1947 है तो उस दिन 25 वर्ष सालगिरह के होने के कारण उन्हें सिल्वर वेडिंग की शुभकामनाएं देते हैं और उनसे नाश्ता मंगवाते हैं। जब यशोधर बाबू के द्वारा केवल 10 रुपए का नोट निकाला जाता है तो 30 रुपए की मांग करते हैं, परंतु 20 रुपए के साथ उनको नाश्ता दिलवाकर यशोधर बाबू वहां से रवाना हो जाते हैं। घर रवाना होते समय उन्हें अपने लड़कपन की बातें याद आती है, जिन्हें किशनदा गधा पचीसी कहते थे और उस उम्र में यशोधर पंत ने
ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़कर मुर्गी को मार देना तथा सिनेमा घर में जाने जैसी बातों को याद करते हैं, परंतु फिर वो मन को समझाते हैं कि जब व्यक्ति के सिर पर जिम्मेदारियां आती है तो वो खुद सुधर जाता है। बच्चे घर के काम स्वयं नहीं करते हैं और यशोधर बाबू से करवाते हैं। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि बच्चे उनकी जिम्मेदारियों को स्वयं ग्रहण कर लें और उन्हें परिवार और समाज में एक बुजुर्ग का दर्जा दिया जाए। अहमदाबाद में उनके जीजाजी बीमार हैं, परंतु घर वाले उनको वहां जाने की अनुमति भी नहीं देते। उनके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले किसनदा यशोधर बाबू के लिए आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें सुबह जल्दी उठने, सैर करने की आदतों को सिखाया। किसनदा उन्हें भाऊ कहकर बुलाते थे, जो यशोधर बाबू को बहुत अच्छा लगता था। कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में छड़ी लिए हुए किसनदा की जो स्मृति है वो लगातार यशोधर पंत को बनी रहती थी और उनकी परंपराओं को जीवित रखने के लिए उनकी मृत्यु के बाद भी वे अपने घर में होली गवाते थे तथा रामलीला के लोगों को अपना कमरा देते थे। और उन्हीं की कारण ही यशोधर बाबू चाहते थे कि घर के बच्चे भी उनसे पूछकर काम करें, परंतु घर के बच्चे उनसे पूछकर कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि बच्चों का तर्क था कि जब आप उस काम के बारे में जानते ही नहीं तो हमें पूछने का क्या मतलब है। बच्चे अपनी कमाई के द्वारा घर में सारे आधुनिक सामान जैसे फ्रिज आदि की व्यवस्था कर रहे थे, क्योंकि उनकी पगार अच्छी थी। किसनदा की तरह यदि यशोधर पंत यदि कुंवारे रहते तो वे अपने जीवन को समाज को समर्पित कर सकते थे, परंतु अब ऐसा संभव नहीं है। किसनदा भी अपने रिटायरमेंट के बाद गांव चले गए और साल भर बाद उनकी मौत हो जाती है। बीमारी तो कुछ नहीं थी, परंतु वे मुरझाते सूखते चले गए। और जब यशोधर बाबू ने गांव के किसी व्यक्ति से उनकी मृत्यु का कारण जाना तो उन्होंने कहा, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। जब यशोधर पंत अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर में सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी चल रही है। तब उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, क्योंकि अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर भी कभी लड्डू नहीं मिला और शादी पर कोऑपरेटिव का 3-4 हजार का कर्जा मिला और आज विवाह के 25 पर केक, 4-4 तरह की मिठाइयाँ, 4-4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय आदि की व्यवस्था की गई है। उनकी लड़की जींस तथा बगैर बांह का टॉप पहने थी। केक काटकर यशोधर बाबू के साथ फोटो खिंचवाए जाते हैं। उन्हें केक लेने के लिए कहा जाता है, परंतु वो केक लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार केक जो है वो अंडे से बना है, जबकि कुछ समय पहले तक वो मांसाहारी थे, परंतु अब कर्मकांडी होने के कारण ऐसी चीजों का बहिष्कार करते हैं। फिर वो संध्या पूजन में लग जाते हैं, जहां उन्हें किसनदा मानो वार्तालाप करते हुए प्रतीत होते हैं। 15 मिनट की उनकी जो संध्या है वो 25 मिनट में बदल जाती है और जब उनकी संध्या पूर्ण हो जाती है तब बच्चे उनको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट देते हैं और वो गिफ्ट होता है ऊनी गाउन, ताकि वे ऊनी गाउन पहनकर हमेशा जाएं, घर के लिए दूध और सामान लाए, परंतु वे स्वयं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार ये कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के द्वंद्व, उनकी समझ का तालमेल न कर पाने और इसी अंतर्द्वंद में ये कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।